हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपी मिथ एजुकेशन जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। करंटली हमारे इंस्टीट्यूशन में जो जो कोर्सेज चले हुए हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम टीचिंग मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि शिक्षण प्रतिमानों के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, ये क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले तो मॉडल्स क्या होते हैं, उनका मीनिंग समझते हैं। टीचिंग मॉडल इज़ अ पैटर्न ऑफ प्लान विच कैन बी यूज्ड टू शेप अ करिकुलम और अ कोर्स। बोला गया है कि आपके जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं वो ऐसा प्लान का एक ऐसा पैटर्न होते हैं जो कि आपके करिकुलम को और कोर्स को शेप करते हैं। ठीक है, आपके करिकुलम में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, उन्हें कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, ठीक है, कौन सा प्लान यूज़ करना है क्लास को पढ़ाने के लिए, क्लास को कंट्रोल करने के लिए, ये सारा का सारा आपका मॉडल्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बोला गया टू सिलेक्ट एंड डिज़ाइन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड टू गाइड इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम एंड अदर सेटिंग। बोला गया जिसमें मॉडल्स, टीचिंग मॉडल्स क्या होते हैं, जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को किस तरह से डिज़ाइन किया जाए, ठीक है, एंड गाइड किया जाए। जो भी आपका क्लासरूम का सारा इंटरेक्शन होता है उसे किस तरह से गाइड किया जाए, किस तरह से उसे और ज़्यादा डेवलप किया जाए। ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है? शिक्षण प्रतिमानों के अंतर्गत आता है। सेम ही हिंदी में मीनिंग नीचे लिखा गया है कि शिक्षण प्रतिमान एक पद्धति या योजना है जिसका उपयोग पाठ्यक्रम का निर्माण करने, अनुदेशन सामग्री निर्मित करने, यही अनुदेशन सामग्री इंस्ट्रक्शनल मटेरियल निर्मित करने तथा कक्षा और अन्य वातावरण में अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर और सरल भाषा में बोला जाए तो टीचिंग मॉडल ऐसे मॉडल होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि किसी चैप्टर को, किसी करिकुलम को बच्चों के सामने किस स्ट्रैटेजी, मेथड और किन किन प्लान के द्वारा जो है वो पढ़ाना है, वो आपके होते हैं टीचिंग मॉडल्स। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मॉडल। आपके जो शिक्षण प्रतिमान है उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। प्रत्येक टीचिंग मॉडल लक्ष्य केंद्रित होता है। ईच टीचिंग मॉडल इज गोल फोकस्ड। लक्ष्य केंद्रित मतलब हर एक टीचिंग मॉडल का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है कि इस चीज़ को बच्चों में अचीव करना है। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाना है तो बच्चों में जो है वो एक डीप नॉलेज को जो है वो बच्चों को देना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो है वो बच्चों के साथ किए जाते हैं एजुकेशन में। ठीक है, तो हर एक टीचिंग मॉडल का एक अपना गोल होता है जो कि उस टीचिंग मॉडल के द्वारा अचीव होता है। अब जो जो टीचिंग मॉडल होंगे ना वैसा वैसा ही अचीव होगा। जब आपको मॉडल समझ में आ जाएंगे तो आपको इनका गोल भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रत्येक टीचिंग मॉडल किसी न किसी सत्यापित सिद्धांत पर आधारित होता है। ईच टीचिंग मॉडल इज बेस्ड ऑन अ वेरीफाइड प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके लिए जो एजुकेशन के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उनमें से ही किसी न किसी एक वेरीफाइड प्रिंसिपल्स पे जो है वो कोई ना कोई मॉडल जो होता है वो आधारित होता है। ठीक है, तो किसी न किसी अच्छे प्रिंसिपल पर जो है वो टीचिंग मॉडल आधारित होता है। नेक्स्ट आता है प्रत्येक टीचिंग मॉडल में क्रमबद्ध सोपान होते हैं जिन्हें हूबहू दोहराया जा सकता है। बोला गया कि हर जो टीचिंग मॉडल होता है उसमें क्या होते हैं, सीक्वेंसली वो बनाया जाता है। स्टेप्स होते हैं उसमें जो सीक्वेंस से होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको आगे पीछे नहीं किया जाता, वो उसी सीक्वेंस में जो है वो रहते हैं। या तो अगर उन्हें रिपीट भी करना है, उनको दोहराना भी है, तो भी आप उसी सीक्वेंस में जो है वो उन स्टेप्स को, जिन्हें सोपान बोलते हैं, उनको दोहराया जाता है। तो हर जो अभी आपका मॉडल होगा उसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहते हैं जो सीक्वेंस में रहते हैं। फर्स्ट पे आपको ये करना पड़ेगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। नेक्स्ट आता है टीचिंग मॉडल द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशेष प्रकार का वातावरण निर्मित किया जाता है। टीचिंग मॉडल्स क्रिएट स्पेशल एनवायरनमेंट टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे कि भाई इस पाठ को पढ़ाने के अंत में बच्चे में ये चीज़ें जो हैं
वो डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, तो जो भी हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए टीचिंग मॉडल्स में स्पेशल इन्वायरमेंट भी जो है वो क्रिएट किया जाता है ना। अब स्पेशल इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो बच्चों को जो है आपने बिल्कुल डीप नॉलेज देना है ना, कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो उस एक्सपेरिमेंट का सारा जो भी चीज़ें उसमें यूज़ होंगी, तो एक स्पेशल इन्वायरमेंट जो है वो मॉडल्स के थ्रू भी क्रिएट किया जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट आता है, प्रत्येक टीचिंग मॉडल में शिक्षक और छात्रों के कार्यों और उत्तरदायित्व को निर्धारित किया जाता है। इन ईच टीचिंग मॉडल द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट आर डिटरमाइंड। जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और जो टास्क होते हैं यानी कि काम होते हैं वो भी मॉडल में डिसाइड किए जाते हैं। मॉडल पहले जब भी हम कोई टीचिंग मॉडल उठाते हैं कि इसके द्वारा टीच करवाएंगे, तो उसमें पहले से ही होता है कि इसमें टीचर किस तरह से काम करेगा, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, स्टूडेंट को किस तरह से इसमें रिस्पॉन्स करना है, ये स्टूडेंट को किस तरह से इसमें एक्टिविटीज़ करनी है, और स्टूडेंट्स की क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, ये हर टीचिंग मॉडल में जो होता है वो पहले से डिसाइडेड होता है। फिर नेक्स्ट आता है, प्रत्येक टीचिंग मॉडल की विशिष्ट मूल्यांकन प्रणाली होती है। ईच टीचिंग मॉडल हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, तो हर टीचिंग मॉडल का अपना इवैल्यूएशन सिस्टम होता है जिससे इवैल्यूएट करता है कि इस मॉडल के थ्रू हमने जो पढ़ा क्या वो बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। तो हर टीचिंग मॉडल का अपना स्पेसिफिक इवैल्यूएशन सिस्टम होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग मॉडल्स की। नेक्स्ट आता है, शिक्षण प्रतिमान के कार्य क्या है, मतलब शिक्षण प्रतिमान में क्या क्या काम जो हैं वो किए जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है शिक्षण नीतियों का चयन व प्रयोग करना। ठीक है, जो भी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनको चूज़ करना और उनका यूज़ करना भी टीचिंग मॉडल्स के थ्रू ही होता है ना। आपको मॉडल ही बताएगा, जो टीचिंग मॉडल आप यूज़ करोगे वही आपको बताएगा कि किस तरह की टीचिंग स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ करनी है ना, और किस तरह से करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शिक्षण क्रियाओं को निर्देशित करना। जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी टास्क होते हैं उनको निर्देशित करना, उनको जो है वो इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, तो वो सारा का सारा काम भी इसी के द्वारा होता है, मॉडल्स के द्वारा ही होता है। जो भी आपके एजुकेशन के टास्क होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछना, एक्सप्लेन करना है ना, एग्जाम्पल देना, रिपीट करना, इवैल्यूएशन करना, ये सारा भी मॉडल ही आपको बताता है, जिस तरह का आप मॉडल डिसाइड करते हैं पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है अनुदेशन सामग्री का चयन और विकास करना। तो ये हमने मीनिंग में भी पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कैसा होगा उसको चूज़ करना और उसको डेवलप करना, उसको उस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को किस तरह से और ज़्यादा सुधारा जाए ताकि बच्चों को और अच्छे से समझ में आए। तो ये भी किसका टास्क होता है, किसका काम होता है, आपके टीचिंग मॉडल्स का। नेक्स्ट आता है पाठ्यक्रम का निर्माण करना। तो उसमें भी आया था ना मीनिंग में कि करिकुलम को क्या करना है, शेप देना है। ठीक है, तो इस तरह से पाठ्यक्रम को शेप देना या पाठ्यक्रम का निर्माण करना भी किसका काम होता है, किसका कार्य होता है, टीचिंग मॉडल्स का। फिर आता है प्रभावी अधिगम में सहायता। इफ़ेक्टिव लर्निंग देने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ेक्टिव लर्निंग देना भी टीचिंग मॉडल्स का क्या होता है, काम होता है। मॉडल बेसिकली हम अपनाते ही इसलिए हैं ताकि बच्चों को इफ़ेक्टिव लर्निंग दी जाए, ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश की जाए। तो इफ़ेक्टिव लर्निंग में भी हेल्पफुल होता है ये। नेक्स्ट आता है शिक्षक की कार्यकुशलता गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक। कहीं ना कहीं जो एक टीचर होता है उसकी भी कार्यकुशलता को, ठीक है, उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो पढ़ाने की क्वालिटीज़ है, उनको भी बढ़ाता है आपका टीचिंग मॉडल। जिस तरह का मॉडल टीचर यूज़ करेगा उस मॉडल से कहीं ना कहीं टीचर भी पढ़ाते टाइम बहुत कुछ सीखेगा, अपनी बहुत सी क्वालिटीज़ को और ज़्यादा जो है वो विकसित करेगा। तो ये कुछ काम होते हैं जो कि टीचिंग मॉडल्स के थ्रू जो है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल, शिक्षण प्रतिमान के तत्व। तो इनको आप कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं और एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, और
टीचिंग मॉडल के वैसे तो जिस तरह का मॉडल आप यूज़ करोगे उनके अपने पर्सनल एलिमेंट्स भी होते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल एलिमेंट्स बोल लो जो कि हर टीचिंग मॉडल में रहते हैं। ठीक है, सबका काम अलग हो जाएगा लेकिन नाम सबके यही रहते हैं, जो भी इनके एलिमेंट्स बोल लो या फिर कंपोनेंट्स रहेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए इनके कंपोनेंट्स की तो कई बार कुछ बुक्स में 6 दिए गए हैं, कुछ में 7 किए दिए गए हैं, किसी में 4 ही दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन 6-7 तक चले जाते हैं ये कंपोनेंट्स, लेकिन जो बेसिक होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो यही 5 रहते हैं जो ज़्यादातर मॉडल्स में जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या हैं? फोकस, सिंटेक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम और सपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, यही जो मॉडल एक अकेला मॉडल पढ़ेंगे उसमें भी यही आते हैं, सिर्फ अंदर का मटेरियल चेंज हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले आता है फोकस, यानी कि उद्देश्य या फिर आप केंद्र बिंदु भी बोल सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य होता है कि किसी मॉडल के पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, उसका फोकस बिंदु क्या है। ठीक है, जब हम कई बार क्या होता है क्लास में टेंस पढ़ाते हैं, है ना, तो टेंस पढ़ाते पढ़ाते हम बहुत से उसके आसपास की चीज़ें भी पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, है ना, फिर बच्चों से ज़्यादा जो है वो और एग्जाम्पल लिखवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा फोकस बिंदु क्या होता है कि बच्चों को टेंस के बारे में नॉलेज देना। ठीक है, अब वो कौन से मॉडल के थ्रू आप नॉलेज देंगे वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन फोकस हमारा यही रहता है, हमारा केंद्र बिंदु यही रहता है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो हमारे पढ़ाने का है, जो हमारे पढ़ाने का मेन उद्देश्य है, उस चीज़ को पूरा किया जाए। और इस फोकस के ही इर्द गिर्द जो है वो सारा, इस केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द ही हमारा सारा का सारा टीचिंग प्लान घूमता है। हमारे एग्जाम्पल्स, हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटजीज, वो सारी की सारी इसी केंद्र बिंदु के आसपास रहती हैं। नेक्स्ट आता है सिंटेक्स। सिंटेक्स को आप इंडेक्स की तरह ले सकते हो बेसिकली। सिंटेक्स में क्या किया जाता है, जो मॉडल आप यूज़ करते हो उस मॉडल के थ्रू क्लास को जो है वो क्लास का पूरा प्लानिंग की जाती है, फॉर्मेट बनाया जाता है बेसिकली कि किस तरह से टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टेप्स बनाए जाते हैं कि किस तरह से पढ़ाना है। अच्छा, पहले ये बताना है, उसके बाद सेकंड ये करेंगे, थर्ड पे ये करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर इवैल्यूएशन करेंगे, फिर प्रॉब्लम को बच्चों की सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो होता है सिंटेक्स कि किस तरह से सिस्टमेटिक स्टेप्स बनाए जाएं और एक तरह का फॉर्मेट बनाया जाए जिसमें टीचर और स्टूडेंट का आपस में इंटरेक्शन हो, तो वो होता है आपका सिंटेक्स। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में ऐसा बताया जाता है कि एक्शन और रिएक्शन तो क्लास में चलेगा ही, है ना, स्टूडेंट एक्शन करेगा, टीचर को रिएक्ट करना पड़ेगा, टीचर एक्शन करेगा, स्टूडेंट को रिएक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्शन और रिएक्शन की यानी कि प्रतिक्रिया जो है ये चलती रहती है। तो ये प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए ये भी हमें हर मॉडल बताता है। एक तो पॉजिटिव इंटरेक्शन होना चाहिए, है ना, टीचर कुछ बच्चे से पूछता है तो उसको पॉजिटिव आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, बच्चा टीचर से कुछ क्वेरी करता है तो टीचर को एक पॉजिटिव आंसर बच्चे को देना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स बच्चे को देना चाहिए। तो ये एक्शन और रिएक्शन यानी कि रिस्पॉन्स का जो पूरा लेना देना रहता है वो प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत आता है कि एक अध्यापक को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए बच्चे के क्वेश्चन पे, और एक बच्चे को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए टीचर के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ पे रहेगी, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन पर। अब ये प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन भी हर मॉडल के अपने अपने रहते हैं, कोई मॉडल कैसे रिएक्ट करने के लिए बोलता है, कोई कैसे बोलता है। नेक्स्ट आता है सोशल सिस्टम। ठीक है, तो सोशल सिस्टम क्या, सामाजिक प्रणाली का यहाँ पर क्या रहता है। सामाजिक प्रणाली क्लासरूम क्या होता है, एक स्मॉल सोसाइटी होती है हमारा जो क्लासरूम होता है। अलग अलग सोसाइटी से लोग आते हैं, अलग अलग रिलीजन से लोग आते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं ना, जेंडर के लोग होते हैं, लड़के लड़कियाँ इकट्ठे भी होते हैं। ठीक है, तो जब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो जाती है ना तो एक सोशल इन्वायरमेंट ही क्रिएट हो जाता है, स्मॉल सोसाइटी क्रिएट हो जाती है क्लास में। ठीक है, तो इस सोशल सिस्टम में किस तरह से आपस में टीचर और स्टूडेंट को बात करना है ताकि एक दूसरे के किसी भी, ना उनकी कास्ट को, ना उनके रिलीजन को, ना उनके अदर किसी चीज़ को जो है वो ठेस ना पहुँचे, इस तरह का आपका सोशल सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, इसमें टीचर और स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बताया जाता है कि टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई किसी को बैड फील नहीं होने देना, है ना, किसी को ऐसे पिछड़ा हुआ फील ना होने देना। कुछ स्टूडेंट की भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, रोल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा का सारा सोशल सिस्टम चलता है। और सोशल सिस्टम में एक और चीज़ आती है
मोटिवेशन। ठीक है, इसमें टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह सबको एक जैसे मोटिवेट करे आगे और अच्छा पढ़ने के लिए। सारा का सारा जो है सोशल सिस्टम के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद आता है सपोर्टिंग सिस्टम, सहायक प्रणाली। ठीक है, तो सहायक प्रणाली आ जाती है जो भी टीचर किसी चीज़ की सहायता लेता है टॉपिक को पढ़ाने के लिए, जैसे कि आपका चार्ट, पीपीटी, टीचिंग एड जो हो गए, टीएलएम जिसे हम बेसिकली बोलते हैं, टीचर लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो वो टीचिंग एड्स हों या टीचर लर्निंग मटेरियल किसी भी तरह का हो, या और कोई चीज़ हो, जैसे कि आप पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो प्रोजेक्टर होना चाहिए आपकी क्लास में। ठीक है, फिर आप मॉडल के थ्रू पढ़ा रहे हैं, मॉडल वो दूसरा वाला मॉडल जो हम लोग फाइनल टीपी में बना के लेके जाते थे बीएड और जेबीटी में, वो वाले मॉडल्स। ठीक है, चार्ट्स हो गए आपके। ठीक है, फिर ऊपर से टीचर की स्पेसिफिक स्किल्स होगी, टीचर का नॉलेज हो गया, है ना, क्लास में जो भी आपका बेंचेस हो गए, आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, आपकी पीपीटीज होगी, आपका डस्टर हो गया, चौक हो गया, ये सारा का सारा क्या होता है, सपोर्टिंग सिस्टम। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या होते हैं, आप फंडामेंटल एलिमेंट्स बोल सकते हो या कंपोनेंट्स बोल सकते हो जो हर मॉडल में रहते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ मॉडल में 4 रहते हैं, किसी किसी मॉडल में 6 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 4-5 है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये सब में ही रहेंगे। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल, शिक्षण प्रतिमानों के प्रकार। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो टीचिंग मॉडल होता है वो तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन्हें मेन करके 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फिलोसफिकल टीचिंग मॉडल यानी कि दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान, साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल यानी कि मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, और थर्ड आते हैं आपके मॉडर्न टीचिंग मॉडल यानी कि आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका फिलोसफिकल टीचिंग मॉडल। फिलोसफिकल टीचिंग मॉडल क्या होता है, फिलोसफी क्या होती है, फिलोसफी होती है, दर्शन शास्त्र होता है, ऐसी चीज़ जो नियम पर आधारित हो, सिद्धांत पर आधारित हो, है ना, जिसमें कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिखे। ठीक है, तो जब हम इस तरह के मॉडल से पढ़ाते हैं, ठीक है, जिससे बच्चे को कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो, बच्चे को किसी रूल का पता चले, बच्चे को किसी कारण का पता चले जो सत्य पर आधारित होता है, ठीक है, तब हम फिलोसफिकल टीचिंग मॉडल का यूज़ करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, जिसमें हम बच्चे की साइकोलॉजी को ध्यान में रख करके, उसकी साइकोलॉजिकल चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है वो मॉडल यूज़ करते हैं, उन्हें बोला जाता है साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल। ठीक है, साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल में क्या हो जाता है, बच्चे के इंटरेस्ट, आईक्यू, है ना, उसके एटीट्यूड, उसका जो इंटेलिजेंस है उसकी, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है वो मॉडल जो है एक टीचर डिसाइड करता है कि कौन सा वाला मॉडल से पढ़ाएगा। उसके बाद आता है मॉडर्न टीचिंग मॉडल। तो मॉडर्न टीचिंग मॉडल आते हैं जो आधुनिक हैं, है ना, जो आधुनिक टाइम पीरियड में इम्पॉर्टेंट है, मॉडर्न सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट है, नई नई चीज़ें चल रही हैं, है ना, तो उन सबको यूज़ कर करके जो हम मॉडल यूज़ करते हैं आधुनिक टाइम पर, उसे बोलते हैं मॉडर्न टीचिंग मॉडल। आगे इन तीनों टीचिंग मॉडल्स के भी आगे बहुत से टाइप हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है फिलोसफिकल टीचिंग मॉडल। फिलोसफिकल टीचिंग मॉडल में मेन 3 मॉडल आते हैं, इनसाइट टीचिंग मॉडल, इम्प्रेशन टीचिंग मॉडल और रूल टीचिंग मॉडल। ठीक है, इनसाइट टीचिंग मॉडल होता है जिसमें बच्चे की खुद की सूझ को जो है वो डेवलप किया जाए, बच्चे को साधारण चीज़ें समझा दी जाए। ठीक है, और बच्चा खुद के लेवल पर जो है वो उस चीज़ को सीखने की कोशिश करे। जैसे इनसाइट थ्योरी थी ना एक, जिसमें चिंपैंजी जो होता है वो खुद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसको कुछ कुछ हिंट्स दे दिए जाते हैं, बाहर रख दिए जाते हैं लर्निंग थ्योरी में, तो वो उन हिंट्स के थ्रू जो है वो खुद अंदर से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इंसाइट लेता है, सूझ लेता है। ठीक है, तो ये मॉडल भी यही बोलता है कि बच्चों को कुछ कुछ हिंट्स दे दो, बच्चा खुद अपनी आंतरिक सूझ से, आंतरिक सोच से जो है वो उस चीज़ को सीखने की कोशिश करेगा। वो होता है आपका इनसाइट टीचिंग मॉडल। सेकंड आता है इम्प्रेशन टीचिंग मॉडल। इम्प्रेशन मतलब कि बच्चे पर कैसा इम्प्रेशन पड़ रहा है। ठीक है, बच्चे को जो आप चीज़ पढ़ा रहे हो उसका क्या प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब हम टीच करते हैं तो वो मॉडल आता है इम्प्रेशन टीचिंग मॉडल। जैसे कि एक एग्जांपल भी देते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनका जो दिमाग होता है, माइंड होता है, वो कोरी स्लेट होता है, आप उस पर जैसे लिखेंगे बच्चा वैसा ही व्यवहार करेगा। तो वही चीज़ को इस मॉडल में भी अपनाया गया है कि आप जैसा बच्चों को पढ़ाओगे, जैसा उसको एक्सपीरियंस दोगे, बच्चे के ऊपर वैसा ही इम्प्रेशन
पड़ेगा। तो वो इम्प्रेशन टीचिंग मॉडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है रूल टीचिंग मॉडल। तो रूल तो नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम किसी रूल के आधार पर कुछ पढ़ाते हैं तो वो रूल टीचिंग मॉडल के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट आते हैं साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल के टाइप्स, जो कि है इंटरेक्शन टीचिंग मॉडल। तो इंटरेक्शन टीचिंग मॉडल होता है कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन किया जाए। ठीक है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो आपको बच्चे की साइकोलॉजी, उसका मनोविज्ञान पता चलेगा कि बच्चा क्या सोचता है, किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, किस वे में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है पढ़ने में। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इंटरेक्शन के थ्रू पता चलेंगी। और यही इंटरेक्शन टीचिंग मॉडल में भी बोला गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन के थ्रू जो है वो बच्चे को पढ़ाया जाए, ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले उस चीज़ को पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्कूल लर्निंग टीचिंग मॉडल। तो स्कूल लर्निंग टीचिंग मॉडल बोलता है कि बच्चों को जो है वो निश्चित टाइम देना है। ठीक है, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ का नॉलेज देना है और उस नॉलेज को समझने के लिए उनको टाइम देना। बेसिकली जो स्कूल लर्निंग टीचिंग मॉडल था उसमें स्कूल मैनेजमेंट की बात की गई थी कि स्कूल मैनेजमेंट को, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से टाइम टेबल सेट करना चाहिए ताकि जो सब्जेक्ट्स बहुत टफ होते हैं उनके लिए ज़्यादा टाइम दिया जाए। ठीक है, टाइम को मैनेज किया जाए ताकि बच्चों को जो है वो एक निश्चित समय मिले चीज़ों को समझने के लिए। तो वो था आपका स्कूल लर्निंग टीचिंग मॉडल। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल। तो कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल जो था वो, उसमें कंप्यूटर जो होता है वो टीचर का काम करता है। कंप्यूटर में पहले से ही सारे टीचिंग प्लान्स जो हैं वो कर दिए जाएंगे। ठीक है, और कंप्यूटर खुद बच्चे को इवैल्यूएट करेगा पहले। ठीक है, कि बच्चे को कितना नॉलेज है, उसके बाद उसके नॉलेज के हिसाब से टीचिंग प्लान उसके सामने शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल का यूज़ किया जाता है जिसमें कंप्यूटर्स के थ्रू जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है बेसिक टीचिंग मॉडल। तो बेसिक टीचिंग मॉडल नाम से पता चल रहा है कि बुनियादी है, बेसिक चीज़ का नॉलेज बच्चे को देना है और उस बेसिक नॉलेज के आधार पर बच्चा खुद ब खुद आगे के वाले टॉपिक को या फिर कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा। बेसिक तरीके से पढ़ाना है, बेसिक चीज़ों को बता करके। नेक्स्ट आता है मॉडर्न टीचिंग मॉडल के टाइप्स, जो ऊपर लिखा हुआ था ना उसी के टाइप है। तो उसमें आ जाएगा एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टीचिंग मॉडल। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल है कि जिसमें एडवांस तरीके से बच्चों के मटेरियल को, कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और एक ऑर्गेनाइज वे में सिस्टेमेटिक तरीके से जो है वो बच्चे को टॉपिक या कॉन्सेप्ट जो है वो प्रेजेंट क्लास में किया जाएगा। तो वो है आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल। तो नाम से पता चले कॉन्सेप्ट को अटेन करना, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा देना, उसके बाद बच्चा खुद ब खुद जो है वो उस टॉपिक को समझ जाएगा। ठीक है, देखो मॉडर्न टीचिंग मॉडल जो है ना उसमें रट्टा मारने की बात नहीं की गई थी। ठीक है, जैसे मॉडर्न तरीके से आप देखो कितने डिफरेंट तरीके आ रहे हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, है ना, वीडियोस दिखा रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम चल रहे हैं। ठीक है, तो मॉडर्न टीचिंग मॉडल भी वैसे ही बनाएंगे ताकि एडवांस तरीके से बच्चों को जो है वो मॉडल्स के थ्रू पढ़ाया जाए। ठीक है, जिसमें रटने वाली कोई भी चीज़ ना हो। ठीक है, तो उसी की तरह बोला कि एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल हो कि जिसमें एडवांस तरीके से पूरी की पूरे कॉन्सेप्ट को, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाए। फिर सेकंड चीज़ बोली गई कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए। जब भी आप टॉपिक पढ़ाओगे उस टॉपिक का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो होगा, है ना, तो बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए। बच्चा खुद ब खुद, जब बच्चे के दिमाग में एक बार कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा तो बच्चा उसके आसपास की सारी चीज़ें खुद ब खुद ही समझ लेगा। ठीक है, जैसे बच्चे को पृथ्वी की गतियाँ पता है ना, पृथ्वी किस किस तरह से घूमती है, जब बच्चे को ये पता चल जाएगा तो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएगा कि दिन और रात कैसे बनते हैं और साल किस तरह से बनते हैं। जब उसको पृथ्वी की गतियाँ पता होंगी कि पृथ्वी 2 तरह की गति करती है, कैसी कैसी वो गतियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंक्वायरी टीचिंग मॉडल। तो इंक्वायरी टीचिंग मॉडल में बोला गया कि बच्चों को इंफॉर्मेशन दो और बच्चा खुद इंक्वायरी करके पूछे, बच्चा खुद पूछताछ करे उसके बारे में, तो बच्चा और ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि बच्चों को इंटरेस्टिंग वे से टॉपिक की इंट्रोडक्शन करवा दो। ठीक है, बच्चे में क्यूरियोसिटी को जगा दो, बच्चा खुद इंक्वायरी करे कि अच्छा फिर क्या हुआ, फिर इसमें ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे होना चाहिए था, ये किस रूल के थ्रू हुआ। तो खुद इंक्वायरी कर करके बच्चा जो है वो सीखे, वो था इंक्वायरी टीचिंग
मॉडल। और उसके बाद सबसे एंड में आता है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो था वो था कि बच्चे को जानकारी दे दी जाए, टॉपिक की आपने इंफॉर्मेशन दे दी हल्की हल्की कि ये ऐसे ये वैसे, ठीक है, और बच्चा अब इंफॉर्मेशन को खुद प्रोसेस करेगा, खुद उसको समझने की कोशिश करेगा। वो आता है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टीचिंग मॉडल्स। ठीक है, बाकी इनके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे मिलते जुलते ही हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में किए। ठीक है, सब में फोकस रहेगा, सब में सिंटेक्स रहेगा, सब में सपोर्ट सिस्टम रहेगा, सब में प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन रहेगा, और सब में आपका जो है वो जो था सोशल सिस्टम था वो भी सब में रहेगा। किसी किसी में इवैल्यूएशन स्टेज या एप्लीकेशन स्टेज आती है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन और एप्लीकेशन स्टेज जो है वो ज़्यादातर वो भी सेम ही रहती कि किस तरह से बच्चे को इवैल्यूएट किया जाए कि टीचिंग मॉडल के थ्रू उसको समझ में आया या नहीं आया। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने मॉडल का मीनिंग, उसके करैक्टरिस्टिक्स, उसके क्या क्या टास्क होते हैं, क्या कार्य होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। हमने मॉडल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। साथ ही साथ में हमने कितने टाइप के मॉडल हैं और हर मॉडल के अंदर कौन कौन से मॉडल आते हैं हमने ये भी डिस्कस किया। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HP अमित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा।